हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज लगभग आपके पास यहाँ पे 14 से 15 क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, सुपर फास्ट रिवीजन। और बोर्ड एग्जाम के लिए हमारा चल रहा है ये प्रिपरेशन बच्चों। तो फटाफट आप लोग यहाँ पर आप लोग बस एक काम करेंगे, सुनिए बस, हो गया। थोड़ा बहुत 15 मिनट आप हमको दीजिए। 15 यदि क्वेश्चन है तो 15 मिनट तो देंगे ना, तब तो आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा। एन प्रकार और पी प्रकार में अंतर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। जैसे 14वें समूह का एलिमेंट है, इसमें जब हम 13वां मिलाते हैं तो हमारा पी प्रकार बनता है। ठीक है, उल्टा कर दिया। अब अच्छे तरीके से समझो। ये हमारा 14वां समूह है, जब हम इसमें 13 मिलाते हैं 13वें समूह के तत्व को तो पी बनता है। ठीक है, और जब 15वें समूह को मिलाते हैं तो एन बनता है। जब हम देखो 14 में 4 बैलेंसी होती है, लेकिन जब 5 मिलाना चाहें तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी एक, सही है कि नहीं, तो एन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चों 3 ही जब जाएंगे तो एक खाली रह जाएगा, इसलिए यहाँ पर होल बन जाता है। सिंपल सा, सुपर फास्ट। 14वें समूह में बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 5 मिलाएंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन तो भाई एक अधिकता हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉन की। लेकिन वहीं पे जब यहाँ पे 4 बंद बनाने की क्षमता है, जब 3 जाएगा तो एक खाली रह जाएगा। तो हमारे एन में जो होता है बच्चों, एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें होल होता है। ठीक है, तो दो अंतर आपका क्लियर हो गया कि नैज अर्धचालक में जब हम पंच संयोजी मिलाते हैं, 15वां समूह पंच संयोजी, तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। 13वां समूह मतलब त्रिसंयोजी मिलाते हैं बच्चों तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुसंख्यक आवेशवाहक, और इसमें होते हैं होल होते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है होल घनत्व से, और इसमें होल घनत्व अधिक होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व से। इसमें चालन बैंड की तली के नीचे दाता ऊर्जा स्तर होता है। इसमें बच्चों यहाँ पर देखें, इसमें संयोजन बैंड के शीर्ष के ऊपर ग्राही ऊर्जा स्तर होता है। तो आपको यहाँ से जो अंतर तैयार करना है, मिनिमम 3 अंतर तैयार करना है। अंतर आएगा तो 3 नंबर का ही आएगा, इतना ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निज अर्धचालक और अपद्रव्यी अर्धचालक। निज अर्धचालक का मतलब ये है कि स्वयं के कारण अर्धचालक का निर्माण हो जाना, स्वयं के कारण उसमें चालकता का मान बढ़ जाना, निज अर्धचालक कहलाता नैज। अपद्रव्यी मतलब जैसे हमने कहा कि अभी 14वें समूह के एलिमेंट में 13वें समूह यानी त्रिसंयोजी, 15वें समूह या पंचसंयोजी मिला दिया जाए बच्चों तो आपका अपद्रव्यी अर्धचालक का निर्माण हो जाता है। अर्थात जब हम बात करें किसी भी एक पदार्थ पर, जैसे 14वें समूह का चतुसंयोजी आपका परमाणु है, इसमें जब हम अन्य प्रकार की अशुद्धियां मिलाएं तब इसमें चालकता बने, तब वो अपद्रव्यी अर्धचालक और निजी के कारण हो जाए तो बच्चों वो निज अर्धचालक कहलाता है। इसलिए तो कहते हैं इसकी चालकता अधिक हो जाती है, क्योंकि दूसरों के साथ मिला गया तो भैया अशुद्धियां अलग हो अधिक हो गई, इलेक्ट्रॉन और होल बहुसंख्यक हो गए, तो इसकी चालकता थोड़ी सी अधिक होती है, जबकि निज अर्धचालक की चालकता कम होती है। तो चलिए पहला अंतर यहाँ पर देखें। निज में ये चतुसंयोजी शुद्ध अर्धचालक होते हैं, जबकि ये त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी अपमिश्रक मिलाने से प्राप्त अर्धचालक होते हैं। इनकी चालकता, इनकी विद्युत चालकता क्या होती है, कम होती है, इनकी विद्युत चालकता अधिक होती है। इनकी विद्युत चालकता ताप पर निर्भर करती है, इनके ताप के साथ साथ मिश्रित पदार्थ पर भी निर्भर करती है। होलों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है इसमें, और इसमें बच्चों एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, पी प्रकार में होल अधिक होते हैं। मतलब दोनों अंतर सिमिलर है, इसलिए मैं साथ में करा दिया। आगे चलते हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में। सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। नाभिकीय विखंडन मतलब एक नाभिक टूट करके एक से अधिक नाभिक में टूटता है, तो ये नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और जब 2 नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो भैया वो नाभिकीय संलयन कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं कि यदि एक भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो आपका नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और जब 1-2 हल्के नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो नाभिकीय संलयन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा 200 मेगावाट, और जबकि बच्चों नाभिकीय संलयन में 24 मेगावाट। अर्थात बच्चों नाभिकीय विखंडन थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए तो बोलते हैं परमाणु बम लगा देंगे, नाभिकीय विखंडन टूटेगा, ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी, ज़्यादा लोग जलेंगे बुझेंगे। समझ रहे हैं, यह प्रक्रिया समान ताप पर भी संभव है, लेकिन नाभिकीय संलयन अत्यधिक ताप पर होता है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर। फटाफट देखो व्यतिकरण क्या होता है कि 2 कला संबद्ध स्रोत से आने वाले तरंगों के अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है।
व्यतिकरण क्या है? जब दो या दो से अधिक तरंगे समान आयाम और समान कला के साथ, समान आवृत्ति के साथ अध्यारोपित होती हैं तो भैया उसकी तीव्रता में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। ये आपका व्यतिकरण कहलाता है। विवर्तन एक ही स्रोत के विभिन्न भागों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण विवर्तन प्रतिरूप बनता है। मतलब व्यतिकरण में हमारे पास दो कला संबंधित स्रोत होना चाहिए, जबकि हमारा विवर्तन एक ही स्रोत से काम हो जाता है। इसमें सभी दीप्त बैंडों की तीव्रता एक समान होती है, जबकि इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम और शेष उच्चिष्टों की तीव्रता क्रमशः घटती जाती है। व्यतिकरण फ्रिंजों, यहाँ पर देखो, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है। केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई अन्य द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई से दुगुनी होती है। न्यूनतम तीव्रता में बिंदु पूर्णतः काले होते हैं, जबकि इसमें न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले नहीं होते, अतः विपर्यास अच्छा नहीं होता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ये लो, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर। प्राथमिक इंद्रधनुष में बच्चों केवल एक ही बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ना, और 2 बार अपवर्तन, जबकि हमारा जो द्वितीयक होता है इसमें 2 बार परावर्तन भी और 2 बार पूर्ण आंतरिक अपवर्तन भी, है ना। ये चीज पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 2 बार अपवर्तन, ठीक। प्राथमिक में लाल रंग बाहर होता है, बाहर लाल रंग, और अंदर जो होता है बैगनी होता है, लेकिन इसमें अपोजिट है। द्वितीयक में बैगनी बाहर और लाल अंदर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। प्राथमिक इंद्रधनुष तीव्र होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष थोड़ा सा फीका होता है। इसकी कोणीय चौड़ाई कम होता है, इसकी कोणीय चौड़ाई अधिक होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे बनता है भाई, जो हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष होता है द्वितीयक के नीचे बनता है, जबकि जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है प्राथमिक के ऊपर बनता है। जो हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष 2 अपवर्तन और 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है, लेकिन जो द्वितीयक हमारा है वो 2 बार अपवर्तन भी होगा और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा। बच्चों समझ रहे हैं? चलते चले भैया, फटाफट रिवीजन चल रहा है हमारा, तो भैया देर किस बात की, आप पढ़ते चलो। प्राथमिक इंद्रधनुष फिर से ऊपर लाल नीचे बैगनी, इसमें ऊपर बैगनी नीचे लाल, ठीक है बच्चों। इसकी जो तीव्रता है वो अधिक है, ये थोड़ा सा कम तीव्र होता है। इसकी चौड़ाई कम है इसलिए तीव्र अधिक है, और इसकी चौड़ाई अधिक है। प्राथमिक जो होता है द्वितीयक के नीचे होता है, लेकिन जो द्वितीयक होता है प्राथमिक के ऊपर होता है। यह 2 अपवर्तन 1 पूर्णांतरिक परावर्तन, जबकि द्वितीयक 2 अपवर्तन और 2 पूर्णांतरिक परावर्तन से निर्माण होता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा जो है समय के साथ बदलता रहता है, ठीक है, लेकिन दिष्ट धारा बदल भी सकता है, परिवर्तित होगा, लेकिन दिशा निश्चित होती है। इसमें दिशा परिमाण दोनों बदलता है, प्रत्यावर्ती धारा में दिशा परिमाण दोनों बदलता है, ठीक है। पढ़ते चलो, बस सुनते चलो, हो सकता है बन जाए आपसे। प्रत्यावर्ती धारा में दिशा परिमाण दोनों परिवर्तित होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में दिशा और परिमाण दोनों परिवर्तित होते हैं। दिष्ट धारा में आपका दिशा निश्चित होता है, जबकि जो हमारा परिमाण है वो बदल सकता है। हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा होता है अधिक खतरनाक होता है, दिष्ट धारा कम खतरनाक होता है। इसलिए तो कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा में वही ट्रांसफार्मर ही प्रयुक्त कर सकते हो। आप लोग सबसे अच्छा एग्जांपल देख लेना, आपके घर में जो करंट आ रहा है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर के थ्रू आ रहा है बच्चों, ट्रांसफार्मर से, सही है कि नहीं। तो ट्रांसफार्मर से प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफार्मर प्रयुक्त तो नहीं कर सकते। प्रत्यावर्ती धारा विद्युत लेपन में प्रयुक्त तो नहीं किया जा सकता है, जबकि दिष्ट धारा विद्युत लेपन में प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग चुंबक बनाने में समानता नहीं कर सकते हैं, जबकि दिष्ट धारा का उपयोग चुंबक बनाने में हम कर सकते हैं। मापन यंत्र ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, जबकि दिष्ट धारा का मापन यंत्र चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होता है, जबकि दिष्ट धारा थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम खतरनाक होता है। देखिए बच्चों, आप लोग भी अपने स्तर पर बेहतर रूप से पढ़ते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन है भैया कठिन भी आ सकता है, सरल भी आ सकता है, इसलिए आप लोग प्लीज मेहनत करते चलिए, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको फटाफट फिर से देखो, जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा है एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अपन लोग। प्रत्यावर्ती धारा दिशा परिमाण बदलता है, इसमें भैया परिमाण बदल सकता है, दिशा फिक्स होती है। इसमें हम ट्रांसफार्मर प्रयोग कर सकते हैं, इसमें ट्रांसफार्मर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। विद्युत लेपन में प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका हम इसके माध्यम से हम विद्युत चुंबक नहीं बना सकते, जबकि दिष्ट धारा से बना सकते हैं। इसका जो यंत्र है ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, इसका यंत्र जो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होता है, जबकि दिष्ट धारा थोड़ा सा कम खतरनाक होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा।
सब रुकावट ही है। चालक तार पर जब एक चालक तार पर रुकावट हो उसे प्रतिरोध कहते हैं। जब मान लीजिए चालक तार, आपका ये कुंडली और आपका मान लीजिए एक संधारित्र, ये तीन में से कोई दो हो तो वहां पे प्रतिघात समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उल्टा कह दिया है ना। जब एक चालक तार में अवरोध डाला जाए उसे क्या बोल देंगे बच्चों? प्रतिरोध। ठीक। जब प्रेरण कुंडली या संधारित्र में अवरोध डाला जाए उसे कहते हैं प्रतिघात। और यदि इनके कॉम्बिनेशन में अवरोध डाला जाए उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। चीजें क्लियर? कॉम्बिनेशन मतलब या तो LR, LC, L और CR या तो LCR, ऐसा होता है ना कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब समझ गए ना कि भैया या तो आपका R L के साथ जुड़ा हो, L R के साथ जुड़ा हो, L C के साथ जुड़ा हो, R C के साथ जुड़ा हो, या तीनों LCR परिपथ हो, तब ये हमारा प्रतिबाधा कहलाता है। मतलब सिंगल हो एक चालक तार बस तो प्रतिरोध, आपकी कुंडली और संधारित्र तो प्रतिघात, और जब कॉम्बिनेशन हो तो प्रतिबाधा। ठीक है, तो देखो जरा, किसी चालक द्वारा मार्ग में जो डाले गए अवरोध होते हैं उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रेरण कुंडली और संधारित्र के द्वारा डाले गए रुकावट को प्रतिघात कहते हैं। और जब इस प्रत्यवर्ती परिपथ में इनमें से दो या दो से अधिक है ना द्वारा जो भी अवरोध डाला जाए उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिबाधा। इसका मान प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर, सॉरी बच्चों, यहाँ पर प्रतिरोध में इसका मान प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। अभी रात में बज रहे हैं 12:26, तब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, नींद भी आने लगा लेकिन आपके लिए काम चल रहा है। इसका मान प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसका मान आवृत्ति पर निर्भर करता है, केवल प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। इसे R से दर्शाते हैं, इसे X से दर्शाते हैं, इसे Z से दर्शाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर और ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई मतलब जो विभवांतर को बढ़ा दे, अपचाई जो विभवांतर को कम कर दे। और प्रबलता उल्टा होता है, जो ट्रांसफार्मर विभवांतर को बढ़ा देता है वही धारा की प्रबलता को कम करता है। जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर विभवांतर को बढ़ाता है लेकिन धारा की प्रबलता को डिक्रीज करता है। अपचाई जो है विभवांतर को कम करता है लेकिन प्रबलता को बढ़ाता है, अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, देखो बच्चों, ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होता है, एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीयक कुंडली। तो हमारा जो ऊंचाई होता है इसमें प्राथमिक में फेरों की संख्या कम और द्वितीयक में अधिक होता है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है ना द्वितीयक कुंडली में से अपेक्षा कम होता है। ये प्राथमिक है इसमें कम और द्वितीयक में अधिक। अपचाई में हमारा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, प्राथमिक में अधिक और द्वितीयक में कम। ये चीज याद रखना है। ठीक है, अब भैया इनका परिणामन अनुपात 1 से अधिक होता है। ये फेरों की संख्या का अनुपात है, 1 से अधिक होता है परिणामन अनुपात, इसका परिणामन अनुपात 1 से कम होता है। ठीक, चलो 4 अंतर ही तैयार करना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण क्या कहलाता है बच्चों? ये आपको समझना। देखिए 2022 में भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, जैसे कुंडली के, जैसे मान लीजिए एक कुंडली है, इसके धारा में परिवर्तन किया जाए तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए और उसी धारा के कारण स्वयं के कारण उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, यह परिघटना स्वप्रेरण कहलाता है बच्चों। लेकिन इसके अपोजिट ये एक हमारे पास प्राथमिक कुंडली है और ये हमारा दूसरी कुंडली है। इसमें हमने प्राथमिक में धारा बहाया और दूसरे में प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया, तो ये परिघटना अन्योन प्रेरण कहलाता है। मतलब जो कुंडली है उसमें धारा बहाया हमने और उसी धारा के कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, इस परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। लेकिन एक कुंडली में हमने धारा बहाया और द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही बच्चों, उसे हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। मतलब स्वयं के कारण जो धारा बह रही है उसे हम स्वप्रेरण, प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ दूसरे कारण से अन्योन प्रेरण। मतलब इसमें एक ही कुंडली होती है, इसमें एक ही कुंडली होती है, इसमें दो कुंडली होती है ना, दो अंतर बन गया। इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा को प्रभावित करता है। प्रभावित क्यों करता है? क्योंकि स्वयं में उत्पन्न हो रहा है, एक ही में दो धारा, तो प्रभावित होगा ही ना। एक कमरे में ही दो लोग रहने लग जाए तो प्रभावित होंगे, लेकिन इसमें अलग अलग है, इसलिए जो हमारा प्रेरित धारा है वो दूसरी कुंडली में बहती है, इसलिए मुख्य धारा को प्रभावित तो नहीं करती है। आगे चले, चलिए भाई सुपर फास्ट रिवीजन है बच्चों, इसलिए हम आपका टाइम नहीं लेते। दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका में समानता। समानता का मतलब है जो सेम है। जैसे ये हमारे
चुंबक की ओर आकर्षित होता है तो ये भी चुंबकीय पदार्थ की ओर आकर्षित हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, नॉर्थ और साउथ, ये भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसमें दो ध्रुव होते हैं दंड चुंबक में, नॉर्थ और साउथ, इसमें भी दो ध्रुव होते हैं। जैसे सजातीय ध्रुव मतलब सेम एन एन के बीच प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय ध्रुव मतलब एन और एस के बीच आकर्षण होता है। ऐसी सेम धारावाहिक परिनालिका का कंडीशन है। दंड चुंबक, चुंबक क्या भैया, जो स्वतंत्रतापूर्वक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाए, है ना, जिसके दो ध्रुव होंगे, चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, ये सब गुण है। तो जो दोनों में होगा वो समानता कहलाता है। लेकिन जब हम असमानता की बात कर लें तो देखो असमानता में क्या है कि दंड चुंबक के सिरों में चुंबकत्व अधिकतम और बीच में जो होता है न्यूनतम होता है। मतलब किनारे भाग पर जो चुंबकत्व है अधिक होगा और बीच में न्यूनतम, और इसमें प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, केवल थोड़ा सा किनारों पर अधिक होता है। इसके सिरों की ध्रुवता नियत रहती है और इसमें भैया धारा प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। धारा बहाएंगे उसके आधार पर एन और एस का निर्माण हो जाएगा। इसका चुंबकत्व स्थायी होता है, लेकिन हमारा जो परिनालिका है इसमें नहीं। धारा बहाए तो चुंबकत्व उत्पन्न हो गया और धारा भाई खत्म, तो फिर चुंबकत्व का गुण खत्म। समझ रहे, ये चीज है। धारा के मान के ऊपर, धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकत्व भी अधिक हो जाएगा। चलिए अभी फटाफट देखते हैं, 3-4 अंतर और है बच्चों। कहाँ तक दंड चुंबक इसमें देख लिया आपने। चलिए अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, थोड़ा सा आपको समझा दूं। जो चुंबक के पास लाने से आकर्षित हो जाए अनुचुंबकीय, और जो प्रतिकर्षित हो जाए वो प्रतिचुंबकीय, और लौह चुंबकीय जो तीव्रता के साथ आकर्षित हो जाए। ठीक है, ये आपका लौह चुंबकीय कहलाता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक की ओर हल्का आकर्षित होंगे, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से दूर भागेंगे, और लौह चुंबकीय पदार्थ जो है भैया तीव्रता के साथ आकर्षित होंगे। याद रखिएगा, ये जो हमारा चुंबक है इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ होता है तो उसी के समांतर हो जाता है, लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थ दूर भागता है इसलिए लंबवत हो जाता है। और वहीं पे लौह चुंबकीय पदार्थ की बात करें, ये भी हमारा समांतर हो जाता है। ठीक, ये दूसरा अंतर है भाई। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ जो है वो आकर्षित होता है और समांतर हो जाता है। प्रतिचुंबकीय जो होता है लंबवत हो जाता है, और लौह चुंबकीय तीव्रता के साथ समांतर हो जाता है। आगे देखो, इन पदार्थों को शक्तिशाली चुंबक ध्रुवों के मध्य लटकाने पर वो समांतर हो जाते हैं, लंबवत हो जाते हैं, ये भी समांतर। ये तो मैंने बता दिया। ये पदार्थ कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले की ओर चलते हैं। कम तीव्रता जिधर होगी उससे अधिक तीव्रता की ओर चलेंगी, लेकिन ये भैया अपोजिट होंगे। ठीक है, ये पदार्थ अधिक तीव्रता वाले से कम तीव्रता की ओर, क्योंकि प्रतिकर्षित होता है ना, इसलिए अधिक से कम की ओर जाएगा। और ये भैया अनुचुंबकीय की भांति कार्य करेगा। इसकी चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है, इसकी 1 से कम होती है, और इसकी 1 से बहुत अधिक होती है। जो अनुचुंबकीय है उसका 1 से कम, 1 से अधिक, सॉरी 1 से अधिक। और यदि प्रतिचुंबकीय है 1 से कम, जैसे माइनस में -1 हो जाए तो वो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। और लौह चुंबकीय का 1 से बहुत अधिक होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इससे हम स्थायी चुंबक नहीं बना सकते। इन पदार्थों से भी स्थायी चुंबक नहीं बना सकते, लेकिन जो हमारा लौह चुंबकीय होता है इससे स्थायी चुंबक बना सकते हैं। बस यार 4-5 ही पढ़ो, बाकी चलो आगे। नर्म लोहा और फौलाद में अंतर। देखो नर्म लोहे और फौलाद में अंतर देखते हैं तो नर्म लोहे में फौलाद की तुलना में अधिक चुंबकत्व होता है, इसलिए तो बोलते हैं क्रोड नर्म लोहे का ही बनाया जाता है। क्यों? चुंबकत्व का गुण, चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है, इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति बच्चों कम होती है। नर्म लोहा अपने चुंबकत्व को अधिक देर तक बनाए नहीं रख पाता, अतः नर्म लोहे को धारणशीलता कम होती है, इसकी धारणशीलता अधिक होती है। नर्म लोहे का चुंबकन और विचुंबकन दोनों सरल है, आसानी से हो सकता है, लेकिन फौलाद में कठिन है। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का बनाया जाता है, जबकि स्थायी चुंबक फौलाद का बनाया जाता है। ठीक बच्चों, ये डिफरेंस हो गया। आगे विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर, और फिर विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर। ये आज आप लोग कर लेंगे, अब मैं इसे नहीं बोलूंगा बच्चों। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, ये सब कुछ मैं पढ़ाया हूँ ऑलरेडी। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध है क्या यार? किसी भी चालक तार में डाला गया विरोध चालक तार द्वारा, है ना, धारा बहाएंगे। प्रतिरोध इसका मात्रक ओम है, ये लंबाई पर निर्भर करता है ना, क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर करता है, इसलिए तो बोलते हैं R समानुपाती A, R समानुपाती L, 1/L लंबाई की व्युत्क्रम, तो R समानुपाती A/L, तो R ρ A/L। और जब रो का मान निकालते हैं
तो रो का मान विशिष्ट प्रतिरोध निकल कर आता है, रो बराबर कितना हो जाता भाई, RA/L। उल्टा कर दिया मैं, उल्टा कर ही दिया भाई। R जो है समानुपाती L की और व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल की, ये चीज़ होता है। और जब दोनों को लगाएंगे तो L/A हो जाएगा, ऐसे ही ना होगा। तो फिर जब समानुपाती हटाएंगे तो रो L/A, तो रो बराबर होता है RA/L, ये चीज़ होता है। और फिर आप लोग मात्रक जानते ही हैं, ठीक बच्चों। इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर। वैसे तो क्वेश्चन देना था, लेकिन सोचता हूँ उसका सल्यूशन भी आपको दे दिया जाए तो कितना अच्छा नहीं हो जाएगा, इसलिए बच्चों आपको सल्यूशन भी दे दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।